नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। अपने जिले में स्वागत है आपका और जिला है मेरठ और मेरठ जिले की सभी छोटी बड़ी खबरें आपके साथ हमारे इस विशेष पोर्टल पर। मैं हूं के और अपना जिला की टीम के साथ आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अब्दुल्लापुर की अवैध कॉलोनी में बने कई बड़े मकान जमींदोज, मेडा के बुलडोजर ने की बड़ी कार्रवाई। 7,000 वर्ग मीटर में बिना नक्शा पास कराए काटी जा रही थी कॉलोनी। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी को बड़ा झटका। वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने पर प्रदेश महासचिव शाहजेब रिजवी ने आरएलडी छोड़ी। बोले, मुसलमानों के साथ जयंत ने किया फरेब। सांसद संजय सिंह बोले, गैर संवैधानिक है वक्फ बिल, पूंजीपतियों की गुलाम है मोदी सरकार। अमेरिका के सामने नतमस्तक हुए मोदी। कैथोलिक चर्च की जमीन पर बीजेपी और आरएसएस की नजर। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की तीनों छात्राएं सकुशल बरामद। वार्डन समेत 2 कर्मचारी बर्खास्त। सरूरपुर के खंड शिक्षा अधिकारी को हटाया गया। बीएसए आशा चौधरी से भी लापरवाही पर मांगा स्पष्टीकरण। शासन को भेजी जाएगी रिपोर्ट। शनिवार सुबह एनआईसी में अचानक लगी आग। लाखों रुपए के इक्विपमेंट जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट से बताई जा रही है आग लगने की कारणों की वजह। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी का पूजन करने के लिए मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। कन्याओं को भोग लगा कर किया पूजन। और न्यू टिमा अस्पताल की स्थापना के 8 साल पूरे। अस्पताल में बेमिसाल 8 साल नाम से मनाया गया स्थापना समारोह, रंगारंग कार्यक्रम। क्या मेरठ में एमडीए सुपर एक्टिव है? लेकिन नहीं, सुपर एक्टिव है कौन? अवैध निर्माण करने वाले और उनको शय देने वाले। और पिस्ता कौन है? पिस्ता है आम आदमी, जिसकी जेब सस्ते के चक्कर में काटते हैं, जिसको फंसाते हैं। इसी खबर से आगाज कर रहे हैं क्योंकि मेरठ में अवैध कॉलोनियों पर मेरठ विकास प्राधिकरण कुंभकर्ण की नींद से उठने के बाद बुलडोजर धड़ाधड़ गरजा रहा है, चला रहा है। लेकिन जब वो कॉलोनी कटती है, जब उस मकानों की नींव पड़ती है, तब एमडीए सोता रहता है। अब्दुल्लापुर इलाके में लेकर चल रहे हैं, जहां 7,000 वर्ग मीटर में अवैध रूप से निर्माणाधीन कॉलोनी में मेडा ने कई बड़े मकान जमींदोज कर दिए हैं। इस कॉलोनी को किसका वरद हस्त प्राप्त था, ये चर्चा का विषय है। 3 बुलडोजरों ने कई बड़ी बिल्डिंग ढा दी है। एक एक कर कई बड़े मकान तोड़ दिए गए हैं। बिजली के खंभे हटा दिए गए हैं, तोड़ दिए गए हैं। साइट ऑफिस के साथ सड़क और बाउंड्री वॉल भी तोड़ डाली गई है। वेडा के ईमानदार वीसी अभिषेक पांडे के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो भू माफिया ये सोच रहे हैं कि हमारी कॉलोनी क्यों ढहाई गई, क्या कुछ कम सेवा पानी हुई है? परिवर्तन दल प्रभारी धीरज यादव ने बताया कि अब्दुल्लापुर के खसरा नंबर 90 और 91 में चंद्रपाल सिंह और वीरेंद्र सिंह अवैध रूप से अवैध कॉलोनी को विकसित कर रहे थे। नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं सेटिंग गेटिंग के चलते उन्हें उम्मीद थी हमारी कॉलोनी पर बुलडोजर नहीं गरजेगा, इसलिए निर्माण जारी था। लेकिन मेडा ने अवैध कॉलोनी को जमींदोज कर दिया और बता दिया कि कहीं ना कहीं कड़ी टूटी है। 30 निर्माणाधीन अवैध कॉलोनियां निशाने पर बताई जा रही हैं। अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। तो फिर सवाल यही है, किनके संरक्षण में इतना निर्माण हुआ है? क्या उन मेडा के अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? लेकिन आवाज सिटी हलचल के अलावा उठाएगा कौन? अब्दुल्लापुर ग्राम में खसरा नंबर 90 91 नंबर है। ये चंद्रपाल सिंह और वीरेंद्र सिंह के नाम से काटी जा रही है। लगभग 7,000 मीटर में काटी जा रही है। बहुत रोकने के बाद भी ये नहीं रोक रहे हैं, तो इनका ध्वस्तीकरण आदेश पारित होने के बाद इन्हें ध्वस्त किया जा रहा है और पूरी तरह से जमोदरित किया जा रहा है। कोई सड़क, नाली, खरंजा, सब सीवर सब तोड़े जा रहे हैं। जो मकान बनाए जा रहे हैं वो भी तोड़े जा रहे हैं। पहले चरण में हमारी करीब 30 कॉलोनी है, जिनमें हम 1 महीने के अंदर 30 कॉलोनियों को ध्वस्त करेंगे। वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी के सामने राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम उनके फैसले से नाराज हैं। रालोद के प्रदेश महासचिव ने आरएलडी से इस्तीफा देते हुए ये इल्जाम लगाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर की है, जिसमें वो केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी पर बेहद आक्रामक
अंदाज में हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। शाहजेब रिजवी ने तल्ख तेवरों में पूछा है कि वक्फ संशोधन बिल पर आपने सहमति जताकर क्या मुस्लिमों के साथ धोखा नहीं किया है? जयंत चौधरी चरण सिंह के बताए रास्ते से भटक गए हैं, यह आरोप लगाया गया है। 2022 में मुसलमानों ने झोली भर भर कर वोट दिया, लेकिन जैसे ही मुसलमानों को जयंत के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी तो जयंत ने साथ छोड़ दिया। सेकुलरिज्म की बात की लेकिन मुसलमानों के साथ धोखेबाजी की। बता दें कि शाहजेब रिजवी रसूलपुर लावड़ के रहने वाले हैं और 2023 में रालोद ज्वाइन की थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज अहम मुद्दे पर आपसे चर्चा करूंगा। चर्चा ये है, जिस पार्टी को मुसलमान मुख्य धारा में लेकर के आए, आज मुसलमानों के खिलाफ जो कानून बन रहा है वक्फ का, उसमें जयंत चौधरी साहब ने अपनी सहमति जताई। मैं बड़े मन से कह रहा हूं, जो सेकुलरिज्म की बात करते थे आज मुसलमानों की बदौलत यहां तक पहुंचे, आज सरकारों में बैठे हैं, आज मुसलमानों ने अपने आप को ठगा महसूस किया। क्योंकि बहुत ऐसी चीजें हैं, सेकुलरिज्म की बात करना बहुत आसान है, जब वोट का टाइम आएगा बहुत ऐसी पार्टी है जो सेकुलरिज्म की बात कर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह वक्फ बिल को लेकर मोदी सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आए और कहा कि ये वक्फ बिल गैर संवैधानिक है और संविधान के खिलाफ इस बिल के विरोध में सभी लोग खड़े हो चुके हैं और बीजेपी के साथ जिन लोगों ने दिया है उन लोगों का गुनाह सामने आएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक वक्फ की संपत्ति सबसे ज़्यादा बताई जा रही थी, लेकिन अब कैथोलिक की 17 करोड़ एकड़ ज़मीन की बात भी सामने आ रही है और इस ज़मीन पर बीजेपी और आरएसएस की नज़र है। आप सांसद संजय सिंह ने यह भी कहा कि मोदी सरकार पूंजीपतियों की गुलाम है और अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है उस पर लाल आंखें दिखाकर बातचीत करने का समय था, लेकिन नहीं की गई। इस टैरिफ पर भारत की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। बीजेपी के लोगों को चंदा चोर तक संजय सिंह ने कह डाला। उन्होंने कहा कि सरकार को मुस्लिमों की चिंता नहीं है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह मेरठ के अपार चैम्बर में एजुकेशन एंड बुनकर विकास समिति के संवाद कार्यक्रम में पहुंचे थे और उन्होंने बुनकरों के लिए बिजली में छूट कम करने की बात पर सरकार को घेरा और सब्सिडी खत्म करने को गैर संवैधानिक बताया। जिस तरह की मशीनों की ज़रूरत इनको इस वक्त है, उसमें सब्सिडी की ज़रूरत थी, वो सब्सिडी इनकी ख़त्म की गई। ऐसे तमाम इनके मुद्दे हैं जिस पे मैंने सदन में भी मामला उठाया था। उस वक्त मुझे याद है स्मृति ईरानी जी मंत्री थी और उनसे जाके भी मैं मिला था। उन्होंने भरोसा भी दिलाया था कि इसका कुछ समाधान निकालेंगे। लेकिन कुछ मुद्दे इनके हैं जो राज्य सरकार से जुड़े हैं और कुछ मुद्दे इनके हैं जो केंद्र सरकार से जुड़े हैं। तो अब इस सत्र में तो नहीं, लेकिन अगले जो सदन का जो अगला सत्र होगा उसमें निश्चित रूप से इनका मामला मैं संसद में उठाने का प्रयास करूंगा और इनके बारे में भी पत्र लिखूंगा जो इनके मुद्दे होंगे उसके समाधान के। देखिए, आज मैं जब आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक खबर मिली, मैं चाहता हूँ आप लोग भी देखिए इसको। और ये खबर वही इशारा करती है जिसकी चिंता मैंने देश की संसद में जताई थी। और ये खबर क्या है? ये खबर ये है कि आरएसएस जो है कैथोलिक चर्च की ज़मीनों पे कब्जा करके और उसके भी ऊपर बीजेपी और आरएसएस की निगाह पड़ चुकी है। अब ये क्या कह रहे हैं? कैथोलिक चर्चेस के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है पूरे हिंदुस्तान के अंदर और इसमें जो संख्या लिखी हुई है 17 करोड़ एकड़ ज़मीन है उनके पास। वक्फ के पास तो 9.4 लाख एकड़ बता रहे थे ना, अब कह रहे हैं कैथोलिक चर्च के पास 17 करोड़ एकड़ ज़मीन है। 17 करोड़ एकड़। मैं खबर भेज देता हूँ आप लोग। तो अब निगाह उस पे है। अगला नंबर किसका आएगा? गुरुद्वारों के पास भी बहुत ज़मीनें हैं। फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा? मंदिरों के पास भी बहुत ज़मीनें हैं। फिर उसके बाद नंबर किसका आएगा? जैन धर्म के जो मंदिर हैं उनके पास भी बहुत ज़मीनें हैं। दरअसल ये मुद्दा है क्या? ये मुद्दा क्या है? ये मुद्दा ये है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूंजीपतियों की गुलाम सरकार है और इस बात को मैं शुरू से बोलता आया हूँ। ये पूंजीपतियों की गुलाम सरकार है। धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करके अपने दोस्तों को, अडानी जैसे लोगों को इनको देना है। अब बाबा साहब के संविधान से ऊपर हो गए, भारत के संविधान से ऊपर हो गए मोदी और अमित शाह। तो इसलिए हमने इसका विरोध किया और जमकर विरोध किया
और इस देश के सभी लोगों को इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये कानून भारत के संविधान के खिलाफ है। और अगला नंबर इसमें मैं फिर दोहरा रहा हूं, चर्चों का आएगा, गुरुद्वारों का आएगा, जैन धर्म की संपत्तियों का आएगा, बौद्ध धर्म की संपत्तियों का आएगा और मंदिरों का आएगा। मंदिरों का तो चंदा चोरी का मैंने खुद खोला था भाजपाइयों का। कितने बड़े चंदा चोर हैं लोग। 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा है भाजपाइयों ने। अयोध्या का मेयर शामिल था उसमें बीजेपी का। ये बात करेंगे धर्म की। मैंने तो बताया कि आपने डिफेंस की भी जमीन उठा के अडानी को दिया अयोध्या में। कोई बात गलत बोल रहा हूं तो बताओ। तुम धर्म को मानने वाले लोग हो, धर्म के नाम पे धंधा करने वाले लोग हो, देश को बर्बादी की कगार पे पहुंचाने वाले लोग हो। उत्तर प्रदेश का नौजवान रोजगार के लिए ठोकर खाता है तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं गोबर से रोजगार दे देंगे, तुम्हारे गोबर से हम रोजगार करेंगे, हमारे यूपी का नौजवान। और तुम लूटोगे देश को अडानी के साथ मिलके, बर्बाद करोगे हम लोगों को। यूपी वाले गोबर से रोजगार करने के लिए पैदा हुए हैं, इतने अक्लमंद तुम हो गए हो। तो इसलिए इस बात को हमें समझना चाहिए, कौन लोग हैं जो देश को लूट रहे हैं। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से, अमित शाह दूसरे राजनीतिक सत्ता पे काबिज गुजरात से, अडानी गुजरात से, अंबानी गुजरात से। उसी गुजरात से बापू थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उसी गुजरात से सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन आज 4 लोग हैं, 2 खरीद रहे हैं, 2 बेच रहे हैं। ये चल रहा है इस देश में। जेडीयू और टीडीपी को लेकर क्या कहेंगे? इन्हें रोकना पड़ेगा, इस देश के लोगों को मिलकर। मैंने पार्लियामेंट में भी बोला कि सिर्फ 36% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इस देश के 64% लोग आज भी इसके खिलाफ है। और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और अच्छा लगा कि वक्फ बिल के खिलाफ बोलने वाली आवाजें हिंदुओं की थी। 232 वोट में सिर्फ 24 मुसलमानों ने वोट दिया है वक्फ के खिलाफ। 232 में सिर्फ 24, बाकी सारे वोट वक्फ बिल के खिलाफ जो पड़े वो हिंदुओं के पड़े, सिखों के पड़े, ईसाइयों के पड़े। ये इस देश की खूबसूरती है, इसलिए ये देश बचेगा। मोदी जी को किसी की चिंता नहीं है। आपको गलतफहमी हो सकती है, मुझे कोई गलतफहमी नहीं। मोदी जी को धंधा मिले तो कतर का शेख उनका कुंभ का मेला हो, मेले में बिछड़ा हुआ भाई बन जाता है, ऐसे गले लगाते हैं उसको। मोदी जी को धंधा मिले तो दुबई जाएंगे, कतर जाएंगे, ओमान जाएंगे, मिडिल ईस्ट जाएंगे, सब उनको प्यारे हैं। मस्जिदों में भी जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान की नहीं। यहाँ नफरत फैलाना है, वहाँ जाके गले लगाना है। इसलिए इन लोगों के लिए धंधा पहले है, धर्म बाद में है। और ना तो इनको हिंदू से प्यार है, ना मुसलमान से प्यार है, ना इस देश से प्यार है, इनको दोस्त से प्यार है। आगे क्या रणनीति रखें? भारत 144 करोड़ लोगों का देश है, बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ की। हर देश को व्यापार करना यहाँ उसकी मजबूरी है, वरना उसके सामान बिकेंगे कहाँ। चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, तो इतना दबने की क्या ज़रूरत है। अगर वो टैरिफ बढ़ा रहे हैं तो आप भी अपना लाल आंख दिखा के बातचीत कीजिए। आपका तो लाल नीला हरा सब आंख हो रहा था पहले जब विपक्ष में थे। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में लापता हुई 3 छात्राओं को पुलिस ने रात 11 बजे सकुशल बरामद कर लिया। छात्राओं को उनके घरों से बरामद किया गया है। पुलिस ने छात्राओं से मोबाइल पर बातचीत करने वाले कई युवकों को भी हिरासत में ले लिया है। इस मामले में सीडीओ नुपुर गोयल की रिपोर्ट के बाद डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की प्रभारी वार्डन रीना देवी और पूर्णकालिक शिक्षिका को बर्खास्त कर दिया है। उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी सरूरपुर को भी ब्लॉक से हटा दिया गया है। वहीं जिला समन्वयक बालिका नेमपाल सिंह को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। सुरक्षा में तैनात 2 महिला होमगार्डों को हटाकर उनकी भूमिका की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। गुरुवार को कस्तूरबा विद्यालय में 3 छात्राएं अचानक लापता हो गई थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई थी। लोकेशन छात्राओं की जब ट्रेस की गई तो वो गढ़ रोड पर मिली। शुक्रवार रात 11 बजे तीनों छात्राओं को सकुशल बरामद कर पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है। तीनों बच्चियां जो है सकुशल लौट आई हैं और उन बच्चियों को उनके पेरेंट्स गार्जियन को सुपुर्द
कर दिया गया है नियमानुसार कार्रवाई करने के उपरांत। और उस संबंध में जो लापरवाही बरती गई थी मुख्य विकास अधिकारी और अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने आख्या सौंपी थी, उसके आधार पर वहाँ के प्रभारी वार्डन और शिक्षिका दोनों का संविदा सेवा समाप्त कर दिया गया और बीएसए के द्वारा संबंधित के विरुद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। इसके अतिरिक्त बीओ डीसी बालिका की भी भूमिका इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया और बीएसए के भी शिथिल बच्चन के लिए उनका स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है और जो भी इसमें दोषी होगा अग्रतर कार्रवाई उनके विरुद्ध सुनिश्चित कराई जाएगी। सर, किस तरीके से बच्चे गायब हुए थे, कहाँ से बरामद हुए? ये तो जैसा कि आप लोगों को संज्ञान में है कि बच्चे स्कूल से जो है बिना बताए चले गए थे और खुद ही की डिफरेंट जगह डिफरेंट लोकेशन पे गए। उसके बाद वो अपने किसी परिचित के यहाँ जाके नाइट में स्टे किए थे, जैसा कि पता चला है। जो बच्चियाँ रेजिडेंशियल स्कूल से चली गई थी परसों, कल वो रात्रि में बरामद कर ली गई हैं। तीनों ही अपने परिचितों के यहाँ पर बरामद हुई हैं। तीनों को सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश किया गया, जहाँ पर कि सीडब्ल्यूसी के आदेश के उपरांत उनको परिजनों को सुपुर्द किया गया है और तीनों का ही मेडिकल करवाया गया है। तीनों का ही कहना था कि वो वहाँ से नाराज़ होकर निकल गई थी और अपने परिजनों के यहाँ आकर रुकी थी। फिलहाल इसमें जो एक उच्च अधिकारी की टीम है उन्होंने जांच की है पूरे प्रकरण में और जो भी आगे तथ्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय से लापता तीनों छात्राएं बरामद तो कर ली गई, लेकिन इस मामले में बीएसए आशा चौधरी की बड़ी घोर लापरवाही सामने आई है, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। इस मामले में बीएसए आशा चौधरी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। वैसे तो और भी मुद्दों पर बीएसए आशा चौधरी घिरती भी नजर आ रही हैं, लेकिन फिलहाल ये जो मुद्दा है इस पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है बीएसए आशा चौधरी के खिलाफ। आला अधिकारी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आखिर देर से उन्हें सूचना क्यों दी गई, जबकि ये सवाल बहुत बड़ा था। इतने बड़े मामले को दबाने की कोशिश बीएसए आशा चौधरी के स्तर पर क्यों की गई? तुरंत मौके पर जाने के बजाय वो कई घंटे लेट कस्तूरबा गांधी विद्यालय में क्यों पहुंची? जनप्रतिनिधियों में भी इस बात को लेकर गुस्सा है। बेटियों के लापता होने की तुरंत सूचना दी जानी चाहिए थी, जबकि बीएसए आशा चौधरी ने इतने बड़े और गंभीर मामले में घोर लापरवाही दिखाते हुए लापरवाही बरती। सीडीओ नूपुर गोयल ने बीएसए आशा चौधरी से स्पष्टीकरण मांगा है। बीएसए आशा चौधरी का स्पष्टीकरण मिलने के बाद इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी और उनके खिलाफ कड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है। ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि बीएसए आशा चौधरी ना तो किसी का फोन उठाती हैं और ना ही किसी सवाल का जवाब देती हैं, जबकि पूर्व बीएसए के कहने पर वो मेरठ का बीएसए डिपार्टमेंट चला रही हैं और पूर्व बीएसए जो जांचों में गिरे हुए हैं उनके जो लोग उनकी गुड बुक में थे उन्हीं को ये शेल्टर दे रही हैं और शासन के निर्देशों के खिलाफ जाकर सरकारी अधिकारियों के लिए एक मुसीबत पैदा कर रही हैं। जिला अधिकारी कार्यालय परिसर स्थित एनआईसी भवन में सुबह अचानक आग लग गई। मौके पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तब तक रूम में रखे लाखों रुपए के इक्विपमेंट्स जलकर खाक हो गए। पानी की वजह से भी बहुत सारे इक्विपमेंट खराब हो गए हैं जो पानी बुझाने के लिए आग को प्रयोग किया गया था। स्टोर रूम में रखे लैपटॉप, एलईडी सहित काफ़ी सामान जलकर खाक हो गया है। सूचना मिलते ही अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। घटना की जानकारी ली गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है बताया जा रहा है। दमकल विभाग की टीम ने जांच शुरू कर दी है। आकलन किया जा रहा है कितने रुपए का नुकसान हुआ है और कितने डॉक्यूमेंट्स जलकर खाक हुए हैं। 8वें नवरात्र के उपलक्ष्य में शहर और देहात तक के सभी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई थी और लंबी लंबी कतारें मंदिरों में देखी जा रही थी। पूरा मंदिर परिसर मां के जयकारों से गूंज रहा था। 8वें दिन महाअष्टमी को दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है। इस दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। भगवान शिव की वो अर्धांगिनी है और उनकी उपासना से महादेव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अष्टमी के दिन सभी श्रद्धालु कन्याओं को अपने घर पर पूजते हैं, उनका भोग लगाते हैं, उन्हें गिफ्ट देते हैं, उनके पैरों पर रंगोली सजाकर चावल डालकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। मेरी सचियां जो काली माता
लोहिया नगर में लूडो में जुआ खेलते खेलते 10,000 रुपये चढ़ गए। 10,000 रुपये ना देने पर ही हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले की उम्र 20 साल है, जिसकी हत्या की गई है उसकी उम्र 13-14 साल है। पुलिस ने पीसी में इसका खुलासा किया है। बताया जा रहा है आरोपी इकराम को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने पीसी में सारे सवालों का जवाब देते हुए बताया 3 अप्रैल को लोहिया नगर थाना क्षेत्र में जिस युवक का शव पेड़ से लटका मिला था उस युवक की शिनाख्त कर ली गई है। उसका नाम अमन है और वो आखिरी बार इकराम नाम के आदमी के साथ देखा गया था। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के समर गार्डन का रहने वाला इकराम गिरफ्तार कर लिया गया है और इकराम और मोहम्मद उमर दोनों दोस्त थे। कैसे दोस्त थे ये पता नहीं चल पाया क्योंकि एक की उम्र 13 साल, एक की उम्र 20 साल। 3 दिनों से लगातार 500 रुपए की हार जीत के साथ ये लूडो की बाजियां लगा रहे थे, जिसमें मृतक के ऊपर 10,000 रुपए चढ़ गए थे। कई बार कहने पर भी मृतक उमर ने पैसे नहीं दिए। 1-2 बार इकराम ने उसकी पिटाई भी कर दी थी, मारपीट भी हुई थी। गुस्से में आकर इकराम ने अमन का गला घोट कर उसके नाड़े से ही गला दबाकर हत्या कर दी और पेड़ पर उसका शव लटका दिया। पुलिस ने जब आखिरी बार लोकेशन के आधार पर इकराम को गिरफ्तार किया तभी ये पर्दाफाश हुआ। ये थाना लोहिया नगर पुलिस को 3 तारीख की रात में सूचना मिली कि एक नाबालिग युवक जिसका नाम मोहम्मद उमर है उसका शव पेड़ पर लटका हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जो घटनास्थल उसको अपने कब्जे में लिया गया, वहाँ फाउंडिंग की गई थी और वहाँ पे FSL बुलाया गया था, डॉग स्क्वाड बुलाया गया था और जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल में पाया गया कि जो उमर मोहम्मद है वो आखिरी बार अपना उसका दोस्त है अमन उर्फ इकराम उसके साथ देखा गया था। इस आधार पे पुलिस ने जब इकराम से पूछताछ की तो इकराम ने बताया कि 3 तारीख की रात को ये दोनों ही लोग जो बजोट का गांव वहाँ पे घूमने के लिए आए थे। इकराम और उमर दोनों लूडो खेला करते थे और लूडो में जो इकराम का कहना है कि उमर के ऊपर इसके 10,000 रुपये हो गए थे और ये लगातार उससे पैसे मांग रहा था। 3 तारीख की शाम को भी इसने इससे पैसे मांगे थे। इसी को लेकर इसने थप्पड़ इसके लगाए थे। उसका गुस्सा इसको आ गया था। उसके आने के बाद इसने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद जो इसका उमर का ही उसका नाड़ा था उससे इसने उसका फंदे पे लगा के उसको पेड़ पे लटका के उसे मार दिया था। उसके बाद इसने जो उसके कपड़े थे, खुद के कपड़े, उसने एक थैले में छुपा दिया था और जो मृतक का मोबाइल फ़ोन था उसका सिम निकालकर उसने एक थैले में एक बिजली के खंभे के पास छुपा दिया था ताकि उसे बाद में बेच सके। जो इकराम है उसे हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने अपना जुर्म भी कबूल लिया है। सारे एविडेंसेस भी हमें मिल चुके हैं। जो ये फ़ोन था, फ़ोन भी रिकवर हो चुका है, कपड़े चप्पल सब रिकवर हो चुके हैं। अब इसे माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। आइए शहर के नंबर 1 अस्पताल की बात करते हैं। ये अस्पताल जो नंबर 1 अस्पताल है शहर का, इसका नाम है न्यूटिमा। लेकिन इसका सफ़र आसान नहीं था। संघर्ष भरा सफ़र उधार लेकर शुरू किया गया न्यूटिमा अस्पताल आज जनता के भरोसे पर खरा उतरता जा रहा है, आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। न्यूटिमा अस्पताल के स्थापना के 8 साल पूरे हो गए हैं तो जश्न तो बनता है। शनिवार को न्यूटिमा अस्पताल के फाउंडर्स डे को बेमिसाल 8 साल के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर हुई, जिसमें रंगारंग कार्यक्रम की बेला लग गई। हॉस्पिटल के स्टाफ ने एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंसेस देकर तालियां बटोरी, वाहवाही लूटी। कार्यक्रम में हॉस्पिटल स्टाफ को सम्मानित करने के साथ साथ सभी लोगों ने एंजॉय किया। कार्यक्रम में डॉक्टर विश्वजीत बेम्बी, डॉक्टर रोहित काम्बोज, डॉक्टर प्रियांक गर्ग, डॉक्टर प्रियंका गर्ग, डॉक्टर शालीन शर्मा, डॉक्टर संदीप गर्ग समेत न्यूटिमा पैनल के ज़्यादातर डायरेक्टर्स, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ के साथ साथ पूरा स्टाफ मौजूद था। सभी ने 8 साल पूरे होने पर खुशी व्यक्त की।
हर डिपार्टमेंट में हम लोग तरक्की कर रहे हैं और बड़ा खुशी होती है जब डॉक्टर्स की टीम के द्वारा बनाया हुआ हॉस्पिटल तरक्की कर रहा है और मेरिट में नई मुकाम पैदा कर रहा है। आज सारा स्टाफ हमारे साथ में है, हम लोग मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे स्टाफ ने परफॉर्मेंस किए हैं और अब डांस कर रहे हैं और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि एक न्यू टीमा परिवार जो है वो आपस में बंधा हुआ है और हम लोग सब अपने दुख सुख साथ में सेलिब्रेट करते हैं। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि न्यू टीमा हॉस्पिटल अपनी 8वीं वर्षगांठ मना रहा है। हर साल हम ये रंगारंग कार्यक्रम करते आए जिसमें हमारा स्टाफ परफॉर्म करता है और उसके बाद हम डॉक्टर्स के लिए करते हैं, जिससे कि एक फैमिली जैसी लगे। स्टाफ सारा दिन मरीजों में रहता है, बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं, कुछ को हम अच्छा ट्रीटमेंट दे पाते हैं, कुछ को नहीं बचा पाते। बट आज स्टाफ हम इमरजेंसी सर्विसेज अपनी करते रहते हैं, लेकिन उसके अलावा हम सब अपना इंजॉय करते हैं यहाँ पर। और आज मैं सिटी हलचल के द्वारा एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर प्रियंका गर्ग यहाँ पर लैप्रोस्कोपिक सर्विसेज दे रही हूँ, जिसमें हम लैप हिस्टेरेक्टमी, लैप फाइब्रॉइड रिमूवल, ओवेरियन सिस्ट रिमूवल करते आए हैं और अब तक हम करीबन 10,000 से ज़्यादा सफल सर्जरीज कर चुके हैं। अब हमने लेटेस्ट 3D रोबोटिक विजन, आज उसका केक हम काटने जा रहे हैं, वो भी लगा लिया है। तो अब हम और बेहतर सर्जिकल सर्विसेज इस साल से दे पाएंगे। सिटी हलचल के मेरे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत अभिनंदन और मैं आप सबका हार्दिक रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा। आप लोगों के विश्वास की वजह से, आप लोगों के प्यार की वजह से ही ये संभव हो पाया है कि हम न्यू टीमा को इस स्तर पे ला पाए हैं जहाँ पर हम विश्व स्तरीय सेवाएं आप लोगों को दे पा रहे हैं। और ये हमारी 8वीं वर्षगांठ है। आप लोगों ने जो भरोसा हम पे जताया है, मैं चाहूँगा कि हम और हमारे सभी डॉक्टर आपके उसको पूरा रखें और पूरी मेहनत के साथ, पूरी आत्मीयता के साथ आप लोगों की सेवा करते रहें। आज न्यू टीमा की 8th एनिवर्सरी में हमारे सब स्टाफ ने बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करा। हमारा जो 8 साल का सफ़र है बहुत अच्छा रहा। उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी के हर उसमें आते ही हैं, तो हमें भी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। पर खुशी इस बात की है कि हम लोगों ने बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सेवा करी, लोगों ने हमें सराहा और हम उम्मीद करते हैं कि लोगों का भरोसा हमारे ऊपर ऐसे ही बना रहे। मेरठ के साकेत में इंग्राहम इंग्लिश मीडियम स्कूल की ज़मीन को लेकर चला आ रहा विवाद और गहरा हो गया है। मामले को लेकर शरद जैन पक्ष कोर्ट के आदेश पर अवैध कब्जे को खाली कराने के लिए पहुंचा तो वहां हंगामा खड़ा हो गया। ईसाई समाज के लोगों ने जमकर हंगामा किया और बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौके पर पहुंच गई। भारी पुलिस फोर्स भी बुला लिया गया। जैसे जैसे पुलिस ने हंगामा शांत कराया, वैसे वैसे ही सब लोग वहां से चले गए। दोनों ही पक्ष अपना अपना दावा मजबूत बता रहे हैं। हालांकि तहसील से आए अमीन को इस संबंध में ईसाई समाज की तरफ से भी आपत्ति दे दी गई है। दोनों ही पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। ईसाई समाज की तरफ से प्रशांत वर्मा का आरोप है साठ गांठ करके कागज तैयार कराए गए हैं, जबकि शरद जैन पक्ष का आरोप है कि कोर्ट में उनके तर्क को सही माना है और जमीन खाली कराने का आदेश दिया है। न्यायालय में 29/3/1994 को हाई कोर्ट ने एक आदेश करा था, एक समझौता हुआ था कि समझौते के तहत हमें कुछ जमीन हरिलोक को दी गई थी और वो जमीन जब हमने दे दी थी उसके बाद इन्होंने साठ गांठ करके किसी से लिखवा के कि हमें जमीन कम दी गई है और बैंक में वहाँ से एक निर्णय करा लिया। कौन लोग हैं ये लोग? जो हैं ये मुफ्ती मोहम्मद सईद जो है मुस्लिम एक वो है और बेसिकली इनके ऊपर कई भूमाफियाओं का हाथ है। ये भूमाफिया हैं, खाली पड़ी जमीनों को चिन्हित करना इनका काम है। मवाना तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। एडीएम फाइनेंस सूर्यकांत त्रिपाठी, एसडीएम मवाना दीपक माथुर, तहसीलदार रणविजय सिंह, सीओ मवाना अभिषेक पटेल ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान हस्तिनापुर क्षेत्र के गांव जलालपुर जोरा के रहने वाले ग्रामीणों ने एडीएम को भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने गन्ना सोसाइटी सचिव द्वारा पर्चियों को लेकर की जा रही मनमानी का आरोप भी लगाया है। एडीएम फाइनेंस सूर्यकांत त्रिपाठी के सामने कुल 168 शिकायतें आई, 16 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि इन शिकायतों में सबसे अधिक राजस्व विभाग के खिलाफ 99 शिकायतें प्राप्त हुई, विकास विभाग की 11 शिकायतें प्राप्त हुई, वहीं शिक्षा विभाग की 2 और पुलिस विभाग के खिलाफ 24 शिकायतें की गई। बाकी के विभागों की 32 शिकायतें सामने आई हैं। फरियादियों की शिकायतें सुनने के बाद एडीएम सूर्यकांत त्रिपाठी ने विभागीय अधिकारियों की समस्याओं को निस्तारण के आदेश दिए हैं।
शनिवार को सोफिया ओल्ड गर्ल एसोसिएशन के सदस्यों ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि वार्षिक एलुमनाई मीट इस वर्ष शनिवार को यानी कि 12 अप्रैल को शाम 5 बजे से सोफिया गर्ल्स स्कूल परिसर में आयोजित की जाएगी। सोफिया ओल्ड गर्ल्स एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 2011 है और संस्थापक और प्रमुख संरक्षिका सिस्टर गिल के मार्गदर्शन में ये एलुमनाई एसोसिएशन शुरू हुई थी। तब से सोफिया ओल्ड गर्ल एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति प्रतिवर्ष ये भव्य कार्यक्रम आयोजित करती आ रही है। पूर्व छात्राओं के अलावा सेवानिवृत्त शिक्षकों और प्रबंधन के वरिष्ठ सदस्यों को एक साथ लाने का काम करती है। ये एसोसिएशन इस वर्ष का आयोजन विशेष रूप से ऐतिहासिक है क्योंकि हमारी अल्मा मेटर सोफिया गर्ल्स स्कूल अपनी प्लैटिनम जुबली स्थापना के 75 वर्ष मनाने जा रहे हैं। विद्यालय की स्थापना वर्ष 1959 में मिशन सिस्टर्स ऑफ अजमेर द्वारा की गई थी। इस वर्ष की एलुमनाई मीट का थीम है राइज एंड शाइन, 75 वर्षों की सोफियन विरासत, जो कि जुबली वर्ष की थीम राइज एंड शाइन बालिका सशक्तिकरण के 75 वर्ष के अनुरूप है, जिसमें हमारी प्राचार्य सिस्टर मीना द्वारा निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि सोफिया हमेशा अपनी बेटियों पर गर्व करता आया है और यहाँ शिक्षा और संस्कारों के माध्यम से सशक्त बनाकर सफल महिलाएं उनको बनाने की कोशिश की जाती है। आज हमारे बीच कई प्रतिष्ठित पूर्व छात्राएं जो विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के झंडे गाड़ रही हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन है हमारी एक्स सोफियंस की, एस सोफिया ओल्ड गर्ल्स एसोसिएशन मेरठ। ये एलुमनाई एसोसिएशन है। ये मेरी कमेटी है जो हम इसके तहत कार्य करते हैं। स्कूल के लिए कार्य करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, ट्री प्लांटेशन करते हैं, हेल्थ कैंप्स लगाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते हैं। सर्दियों में क्रिसमस के टाइम हम कंबल वितरण समारोह करते हैं, बुक डोनेशन ड्राइव। जब एक सेशन खत्म होता है तो दूसरे सेशन के लिए हम बुक डोनेशन ड्राइव करवाते हैं बच्चों से, उनसे उनके खिलौने, अपनी यूनिफॉर्म, ये सब आपस में शेयर करते हैं। क्या कार्यक्रम है? अब जो कार्यक्रम होना है 12 अप्रैल को हमारे यहाँ सोफिया गर्ल्स स्कूल में एलुमनाई मीट हो रही है, जो एनुअल एलुमनाई मीट है। ये हमारा प्लैटिनम जुबली ईयर है, जो हमारे 75 साल पूरे हो रहे हैं। त्योहारों के मद्देनजर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसएसपी द्वारा प्रत्येक थाना क्षेत्र में डॉग स्क्वाड और एक चेक टीम को सार्वजनिक स्थानों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जांच करने के लिए आदेश किया गया है। शनिवार को ये टीम मवाना पहुंची और स्थानीय थाना पुलिस की मदद से शहर के कस्बे के सभी प्रमुख बाज़ारों में, मंदिरों में और सिनेमाघरों में उन्होंने जाकर प्रभारी देवेंद्र कुमार और डॉग स्क्वाड के साथ मिलकर चेकिंग की और इसमें थाना मवाना का भी सहयोग रहा। कोतवाली थाना क्षेत्र के गुजरी बाजार के रहने वाले मोहम्मद शकील शनिवार को अपनी पत्नी और ससुरालियों के खिलाफ शिकायत लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंचे और बताया कि वो 40 दिन की धार्मिक यात्रा पर गए हुए थे, जिसके बाद लौटने पर उनके ससुरालियों ने उन्हें घर पर बुलाया, उनके साथ मारपीट की और उन्हें नाले में फेंक देने की धमकी दी। पीड़ित ने बताया कि उनकी पत्नी एक मसाज पार्लर में काम करती है, जिसका विरोध करने पर उनकी पत्नी उनके साथ मारपीट करती है और जान से मारने की धमकी देती है। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए बताया 2 अप्रैल को उनके ससुरालियों द्वारा कुछ लोगों को जबरन उनके घर पर भेजकर उनकी बहन से छेड़छाड़ करवाई गई। आला अधिकारियों को शिकायती पत्र सौंपा गया है और कार्रवाई की मांग की गई है। मेरे ससुर साहब ने और मेरे जो साड़ू है समीर और अजीम ने मुझे मारा है, मार के बोले है मेरी वाइफ ने, मेरी साली उमरा ने, सबने मुझे मिलकर मारा। मैं जान बचा के भागा तो मुझसे नु कह रहे थे जैसे उनने ड्राम में पीस करके डाला है ना, ऐसे हम तुझे भुन्ने के पुल के नाले में पीस करके डाल देंगे। नवरात्रों के अवसर पर देवपुरी में श्री रघुनाथ दुर्गा मंदिर में माता की चौकी का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने हाजिरी लगाई। मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, महापौर हरिकांत अहलूवालिया और भाजपा नेता कमल दत्त शर्मा के अलावा संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता और DN डिग्री कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर और RSS के पुरोधा दर्शन लाल जी भी उपस्थित थे। श्री रघुनाथ दुर्गा मंदिर के उप प्रधान यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मेरठ जोन अध्यक्ष अमरजीत पिंकी चिन्योटी भी सभी
अतिथियों का स्वागत करने के लिए वहां पहुंचे हुए थे। चौकी में स्वामी सुरेंद्र बुद्धि राजा ने माता की चौकी में देवी मां का गुणगान किया। उनकी मंडली ने पूरा माहौल भक्तिमय कर दिया। दीपक चाहिए, एक दीप माला बनाने के लिए हजारों लाखों करोड़ों बूंद पानी चाहिए, एक समुद्र बसाने के लिए। आदरणीय कमलदत्त शर्मा शनिवार को दर्शन एकेडमी के आंगन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें SKRM में सम्मानित पूर्व छात्र, समर्पित अभिभावकों, शिक्षकों और छात्रों के साथ इस यात्रा का सम्मान करने के लिए उत्सव में सभी लोग एकजुट हुए। शांति से शक्ति तक के जीवन को प्रकाशित करना विषय वस्तु था और विषय वस्तु में हमारे परिवर्तन, लचीलेपन और मूल्य तथा शिक्षा के माध्यम से जीवन को आकार देने की प्रतिबद्धता को खूबसूरती से व्यक्त किया गया था। कार्यक्रम का शुभारंभ भावपूर्ण प्रार्थना के साथ हुआ। विद्यालय के प्रधानाचार्य के प्रेरणादायी भाषण और अध्यक्ष के नेतृत्व में एक शांत सामूहिक ध्यान के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। छात्र छात्राओं ने मनमोहक कव्वाली भी प्रस्तुत की और सभी का मन मोह लिया गया। छात्रों ने मार्च पास्ट के साथ दर्शन अकादमी की सभी शाखाओं के नाम से प्रदर्शित करते हुए 30 गुब्बारों की उड़ान प्रधानाचार्य और अध्यक्ष के कर कमलों द्वारा कराई। अपना जिला एक ऐसा पोर्टल है जो खबरों की इस दुनिया में आपको गुमराह नहीं होने देगा, आपको उन सब चर्चाओं के साथ जोड़ेगा जो चर्चाएं आपको सिर्फ कानाफूसियों में सुनाई देती हैं या चाय की दुकानों पर। क्योंकि हमारा मिशन है कि अगर खबरों की दुनिया में खिलवाड़ करने वाले खिलाड़ी आ जाएंगे, खेल करने वाले खिलाड़ी आ जाएंगे, तो फिर खबरें भी खेल के साथ ही ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन हम ये खेल नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे चैनल का पोर्टल का नाम है अपना जिला और अपना जिला सबसे अच्छा। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।